अज्ञे से जिस प्रकार मेरा परिचय हुआ था आपकी किताब पढ़ने से पहले, वो था कि CIA, अज्ञे, ये सारे, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे। देखिए, अज्ञे का वो भ्रांति फैलाई गई। ये बात, पहली बात यह तय है कि कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम ये CIA का एक क्रिएशन था। अज्ञे के बारे में कहूँगा, एक हिंदूनेस जिसको कहते हैं, इंडियननेस बॉर्डरिंग ऑन हिंदूनेस की एक तलाश है, लेकिन वो तलाश को ये मान लेना कि वो हिंदुत्ववादी राजनीति को जो अभी हो रहा है, जो पूरे देश में जो एक माहौल है, उसके उसका वो कभी भी उसके वो सपोर्ट में नहीं होते, कभी भी नहीं होते। हेलो एंड वेलकम, कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑथर अक्षय मुकुल से, उनकी नई किताब राइटर रिबेल सोल्जर लवर द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञे के बारे में। इस किताब के हवाले से हम बात करेंगे अज्ञे के जीवन पर और हिंदी साहित्य पर और बहुत कुछ पर। आइए बात करते हैं अक्षय मुकुल से। वेलकम अक्षय। थैंक यू। अक्षय, आपकी नई किताब आई है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे पर। अज्ञे एक बड़ी शख्सियत है हिंदी साहित्य की, और मेरा सबसे पहले तो जब मैंने वो किताब उठाई तो मुझे लगा कि इतना बड़ा काम अज्ञे पर इंग्लिश में आया है। वो क्या वजह है, आपने क्यों चुना है अज्ञे को लिखने के लिए? अज्ञे से मेरा मतलब जो वास्ता, जो कहते 16 साल की उम्र में पहली बार मैंने उनको पढ़ा था, शेखर एक जीवनी, उसके बाद नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये पढ़ा, उनकी कविताएं पढ़ी। तो एक अज्ञे से मुझे एक लगाव था उनके साहित्य से। लेकिन एक जो कहते हैं एक बायोग्राफी के लिए जो एक मटेरियल, लाइफ का मटेरियल चाहिए, वो भी अज्ञे की जिंदगी का एक बहुत, उन्होंने ज़बरदस्त जिंदगी जी। अच्छा। और आप देखें तो अपने समकालीन जितने उनके हिंदी साहित्यकार हैं, और भी मतलब और भाषाओं के जो साहित्यकार हैं, तो इनकी ज़िंदगी, वो जो एक यायावरी इनकी ज़िंदगी में बाद में आती है, वो आप देखें तो बचपन से है। वो पैदा होते हैं एक खुले मैदान में, कुशीनगर में, जहाँ उनके पिताजी वहाँ खुदाई कर रहे थे। उसके बाद वो तरह तरह अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जहाँ जहाँ उनके पिताजी हीरानंद शास्त्री जाते हैं, वहाँ जाते हैं। पढ़ाई उनकी, फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में होती है। फिर वो लाहौर आते हैं, वहाँ पर वो फिर जिसको कहते हैं रिवॉल्यूशनरी बन जाते हैं। और उसके बाद वो फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, वो फिज़िसिस्ट बनना चाहते हैं। वो बेनार्ड, जो प्रोफेसर बेनार्ड के बहुत चहेते शिष्य थे वहाँ पर। और लेकिन होता है उनकी ज़िंदगी एक कहीं जिसको सुनियोजित जिंदगी नहीं है। वो अपने आप, वो रिवॉल्यूशनरी बनने के, क्रांतिकारी बनने के बाद, वो 4 साल जेल में रहने के बाद वहाँ वो साहित्य लिखना शुरू करते हैं। प्रेमचंद उनको छापते हैं। और उसके बाद जो उनके बाद देखें आप, फिर वो जो एक क्रांतिकारी है 1930 के दशक में, 1940 में द्वितीय महायुद्ध के ज़माने में वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो लोग उनको कहते हैं कि ये आदमी मतलब जो कैसे हो सकता है, ये रिबेल और ये सोल्जर कैसे बन गया। और इस पे जो खासकर लेफ्ट का जो है, वामपंथियों ने उन पर काफ़ी अटैक किया। वो अटैक 1941 में जब उनकी पहली शेखर एक जीवनी आती है, तब से अटैक शुरू होता है। तो उनकी जाति जिंदगी भी एक बहुत, जिसको कहें हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत कौतूहल का विषय रहा है हमेशा से। वो हमेशा सोचते हैं कि ये आदमी एक अलग जिंदगी जीता है, ये एक संभ्रांत परिवार से आता है। और आप देखें तो उनकी ज़िंदगी, वो जो उनके समकालीन साहित्यकार हैं, राइटर हैं, वो एक गांव के परिवेश से, या जिसको कह लें छोटे शहरों के परिवेश से आते हैं। ये एक कॉलोनियल गवर्नमेंट में कॉलोनियल ऑफिसर के बेटे हैं। ये रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी में, ये हिंदी भाषी भी नहीं है, ये पंजाबी हैं। ये और ये अज्ञे को इसका एक मलाल भी है। अंत तक वो कहते हैं कि हिंदी वालों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा।
लेकिन एक आपकी किताब में ये जिक्र है, और जब कि मैं एक कैरवन में पीस गीता अंजलि श्री के बारे में भी पढ़ रहा था, जी और आगे का भी मैं देखता हूँ कि वो एक जगह लिख रहे हैं, आप ही ने कोट किया है कि मैं सपने भी अंग्रेजी में देखता हूँ, जी लेकिन उसके बावजूद वो हिंदी को कॉन्शियसली चुन रहे हैं अपने रचना क्रम के लिए। जी। ये क्या वजह थी उनके लिए? उनका एक वजह तो एक जो बहुत बचपन में जिसको कहते हैं होम स्कूलिंग, तो उस होम स्कूलिंग में वो सब तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। वो हिंदी भी सीख रहे हैं, संस्कृत भी सीख रहे हैं, उर्दू भी सीख रहे हैं। और बाद के सालों में, और उनको शुरू से यह है कि आदमी को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में लिखनी चाहिए। अब वो पंजाबी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा वो घर में बोलते थे, नहीं बोलते थे माँ के साथ या पिताजी के साथ, लेकिन ज़्यादा वो अंग्रेजी उनकी, जो अगर पिताजी के साथ आप उनके पत्राचार देखें वो, लेकिन वो हिंदी से उनका लगाव बहुत कम उम्र में, श्रीधर पाठक और इस तरह के कवि जो पुराने कवि हैं उन सबको पढ़ रहे हैं और उन पर तुकबंदी कर रहे हैं, और फिर मैथिली शरण गुप्त, तो वो हिंदी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो बाकी भाषाओं से, क्योंकि उनकी जो एक वो कहते हैं ना होम स्कूलिंग में आप तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। वो इनफैक्ट कम उम्र में आप देखें तो ओरिजिनल सोर्स पढ़ रहे हैं, वो इन किताबें सीधे पढ़ रहे हैं। जब वो 18-19 साल की उम्र में भी जब वो जेल में हैं, तब वो जैनेंद्र से जो उनका पत्राचार है, जैनेंद्र उनसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो अगर आप किताबों की लिस्ट देखें जो आगे भेज रहे हैं उनको पढ़ने के लिए रशियन लिटरेचर का, वो सब ट्रांसलेशन में उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है। तो वो इंग्लिश में उनकी, जिसको इनफैक्ट उनके जो प्राइवेट पेपर्स हैं वो भी आप देखें तो करीब करीब 60% इंग्लिश में उनका पूरा पत्राचार इंग्लिश में है। उनकी प्रेमिकाओं के साथ, पत्नियों के साथ, 2 पत्नियां थी उनकी, और बाकी जानने वालों के साथ हिंदी में भी है। तो लेकिन उनका था कि उनकी थ्योरी थी कि आदमी को अपनी मातृभाषा में लिखनी चाहिए, अपनी भाषा में लिखनी चाहिए। और उनको जब किसी ने बोला कि एग्जाम्पल दिया व्लादिमीर नाबोकोव का, जो कि रशियन थे और इंग्लिश में लिखते, तो वो कहते थे कि एक्सेप्शन को आप मुझे नहीं दे सकते, वो रूल नहीं है। तो वो इसके बहुत बड़े, जिसको कहते हैं, एक हिमायती थे कि आदमी को अपनी भाषा में, लेकिन वो साथ साथ ट्रांसलेशन के भी उतने बड़े हिमायती थे कि आप अपनी भाषा में लिखिए और उसको फिर ट्रांसलेट कीजिए। और मतलब वो संकुचित नहीं था, संकुचित नहीं था। तो उनका था कि हिंदी को आप मलयालम में ट्रांसलेट कीजिए, मलयालम को हिंदी में कीजिए। और उनका वो एक ऑब्सेशन था ट्रांसलेशन। वो बहुत पहले, मुझे लगता है उस जनरेशन में वो अकेले राइटर होंगे जिनको काफी मतलब ऑब्सेशन के लेवल पे वो ट्रांसलेशन के बारे में, अच्छे ट्रांसलेटर भी थे, अच्छे ट्रांसलेटर थे। और आप देखें ट्रांसलेशन वो कर रहे हैं जो एक मॉडर्न हिंदी पोइट्री एंथोलॉजी है इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस से, उसमें तरह तरह के लोग जुड़े हुए हैं उससे। जोसेफिन माइल्स जैसी बड़ी साहित्यकार और ट्रांसलेटर थी अमेरिका में, जिन्होंने एलन गिन्सबर्ग को ढूंढने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह के लियोनार्ड नेथन थे और बहुत सारे राइटर्स थे अंग्रेजी, जिनके साथ वो बैठ के उन्होंने जर्मन से हिंदी में ट्रांसलेट किया खुद, किसी के साथ बैठ के एक एक वर्ड को, जिसको कहते हैं उसका पूरा मर्म निकालना, उसके साथ करना। और तो इसलिए ट्रांसलेशन उनका बहुत बड़ा एक ऑब्सेशन था। रेडियो में भी तो इसी तरह का काम कर रहे थे, रेडियो में भी उस तरह का काम कर रहे थे, तरह तरह की कहानियाँ, और उसमें भी मतलब अलग अलग भाषाओं की कहानियाँ, उसको हिंदी में लाना, उसके बारे में रेडियो में बात करना। तो उनका काफ़ी यह था कि आप सब कुछ पूरी दुनिया से लो, अपनी भाषा में लिखो और अपना दायरा बड़ा करो। मैं जब आपकी किताबें पढ़ रहा था तो मुझे मतलब मैं मेस्मराइज हो गया इस बात को जान के कि एक व्यक्ति यहाँ रह रहा है उस ज़माने में जब कम्युनिकेशन इतना सरल भी नहीं था। वो पेन संस्था से भी जुड़ने की बात कर रहा है, वो तरह तरह के विदेश जा रहा है, उन संस्थाओं के साथ रिलेशन बना रहा है, लेकिन उन सारी चीज़ों को करते हुए वो यहाँ अपने लिटरेचर को, हिंदुस्तानी लिटरेचर के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। और इवन एंड में जो उनको अवार्ड भी मिला, उसकी भी उन्होंने एक फंड बनाया लेखकों के लिए। वो फंड किस तरह, उनकी सोच में कैसे आया था कि ज़रूरत है? अगर आप देखें, आगे जब जेल से निकलते हैं तो एक उनके फ्यूचर, उनके भविष्य को लेके एक बहुत बड़ा ये है कि दुविधा है कि क्या करेंगे। परिवार कुछ कहते हैं तुम पढ़ने चले जाओ, वो बनारस जाके BHU जाना चाहते हैं, पुलिस अलाउ नहीं करती है। लाहौर की पुलिस अलाउ करती है, यूनाइटेड प्रोविंस जो था
उत्तर प्रदेश को बोलते थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। कोई कहता है लॉयर बन जाओ, तो बहुत, और वो तरह तरह की चीजें डिस्कस करें ज्ञानेंद्र से, जिनसे वो बहुत करीब थे। एक चीज जो वो डिस्कस कर रहे हैं उस जमाने में, जो उनकी उम्र, कितनी उम्र रही होगी, 22-23 साल की उम्र रही होगी, वो एक कॉम्यून की बात कर रहे हैं कि हम एक राइटर्स का कॉम्यून बनाएंगे। तो ये आप देखिए हर दशक में अज्ञे इस पे बार बार बात कर रहे हैं, किसी ने ये मैं हम 4 राइटर मिलके वहां रहेंगे, और ये होते होते पहला इसका जो होता है, इसका ट्रांसलेट कर पाते हैं वो जब प्रतीक इलाहाबाद से शुरू होता है। तो एक ही घर में, एक बड़ा सा घर लेकर हेस्टिंग्स रोड पे, उसमें श्रीपत राय, भरत भूषण अग्रवाल जी बेटे, ये सब लोग एक घर में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक सामान उनका कॉमन किचन है, और उनका आप देखें दस्तावेज जो खर्चे का, तो वो उनका एक बहुत बड़ा ये था। उसका अगला स्टेज है जब उनको पैसा मिलता है ज्ञानपीठ से, उस जमाने में 1 लाख रुपया, उस 1 लाख रुपए में वो अपने 1 लाख जोड़कर वो एक ट्रस्ट, वत्सल निधि बनाते हैं। उसमें भी यही है कि एक राइटर्स का समुदाय हो, ट्रांसलेशन हो, सब लोग एक साथ बैठे, तो बार बार वो राइटर्स वर्कशॉप कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट मरने के बाद, जस्ट मरने से थोड़े पहले उनको शमशेर से मिलने जाना था, सुरेंद्र नगर, वो जा नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई थी, और इलाजी ने, उन्होंने अलाउ नहीं किया, डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया। लेकिन है कि वो मरने के बाद इलाजी फिर वो पैसा शमशेर के लिए भेज दिए। तो ये एक उनमें वो बहुत ज्यादा था, और उस वक्त आप देखें तो बहुत लोगों के साथ जो वो एग्री नहीं करते थे, उनके लिए भी वो मदद करे। जैसे मलयज ने, मलयज कम उम्र के थे उनसे, काफी धुआंधार राइटर थे मलयज, और मलयज की मृत्यु हो गई। तो वो आप देखें चिट्ठी, वो कहते हैं कि उनके जो कागजात हैं उनको निकालिए, उनसे कुछ किताब, उनकी कोई, उनकी अप्रकाशित अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो उसके लिए कुछ पैसा वत्सल निधि से दीजिए। तो वो एक राइटर, लार्जर ब्रदरहुड ऑफ राइटर्स का उनका बड़ा शुरू से 20 की उम्र से था, और फाइनली रियलाइज होता है वो वत्सल निधि के बनने से। हाँ। मतलब एक तरफ हम अज्ञे को इस तरह देख रहे हैं कि वो एक राइटर ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं कि सभी विचारधारा से राइटर होना ज़रूरी है जी, और उसके साथ संबंध बनाने, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हीं के साथ, जिनके साथ अज्ञे ने लंबे समय तक काम किया, शुरुआती काम किया, श्रीपत राय की बात की हमने, वो भी एक ऐसा समय आता है जब उनके अगेंस्ट लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और वो उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। वो है कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम। जी। जब आपने अपनी किताब में लिखा है कि बहुत छोटा है, जीवन का बहुत छोटा हिस्सा में वो उससे जुड़े रहे हैं, लेकिन उसकी गूंज एक लंबे समय तक अभी तक जुड़ी रही है। और क्योंकि मैंने भी हिंदी राइटर्स को पढ़ना लेफ्ट के थ्रू शुरू किया था, तो अज्ञे से जिस प्रकार मेरा परिचय हुआ था आपकी किताब पढ़ने से पहले, वो था कि CIA, अज्ञे, ये सारे, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे। देखिए, अज्ञे का वो भ्रांति फैलाई गई। ये बात, पहली बात यह है, तय है कि कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम ये CIA का एक क्रिएशन था। जब 1950 में पहली बार कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम की पहली मीटिंग होती है बर्लिन में, उसके बाद दूसरी मीटिंग दिल्ली में होनी होती है, और होने के 10 दिन पहले सब कुछ तय हो चुका है, और उसको फिर बम्बई, नेहरू कहते हैं कि नहीं, हम नहीं करने दे रहे हैं, और हम ये नहीं कि सिर्फ आपको मना करें, हमने लेफ्ट वालों की भी कोई मीटिंग थी, हमने मना कर दिया। उस 10 दिन में वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। आगे उसके सेक्रेटरी हैं कांग्रेस को, ICCF बोलते हैं, इंडियन कमेटी फॉर कल्चरल फ्रीडम। सब लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, उस कमेटी में मीनू मसानी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हुज हु हैं उसमें। इनफैक्ट नेहरू के कैबिनेट से कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी उस मीटिंग में भी जाते हैं। लेकिन वो मीटिंग, अज्ञे का काफ़ी अहम रोल है उसमें, उस मीटिंग करने में। मीटिंग के बाद उनके रिश्ते खराब होते हैं, जब पता चलता है कि कुछ पैसों का हेर फेर हुआ है। वो पैसा जो CCF में जाना था, वो थॉट मैगजीन जो अज्ञे जिसके लिटरेरी एडिटर थे, उसके अकाउंट में डाल देगा। उसका अज्ञे को उससे बाहर कर दिया गया और अज्ञे खुद निकल गए।
उसके बाद डायरेक्ट एसोसिएशन आईसीसीएफ के साथ नहीं है, लेकिन सीसीएफ से जो जुड़े लोग थे पेरिस में और बड़े बड़े लोग थे, उनसे अज्ञे का संबंध बनता है पर्सनल लेवल पे। हाँ, पर्सनल लेवल पे। और बाद में अज्ञे एक लंबी चिट्ठी भी लिखते हैं सीसीएफ को कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है इंडियन सीसीएफ में, वो साहित्य के लिए काम नहीं कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। तो एक बहुत करीब है, बहुत छोटे वक्त के लिए। उसके बाद जो उनका एसोसिएशन है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, वो उसको बिलोंग नहीं करते। और आप देखें, इसीलिए जब न्यूयॉर्क टाइम्स में 60 के दशक में खुलासा होता है और फिर 70 के दशक में शुरुआती दौर में जब खुलासा होता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है और बहुत लोगों का, तब तक अज्ञे उनसे दूर हो चुके हैं। अज्ञे तब तक उनको फोर्ड फाउंडेशन के फेलोशिप मिले हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन के फेलोशिप मिले हैं, जिनके बारे में भी अगर आप देखें, एक फ्रांसिस स्टोनर सॉन्डर्स की बहुत जबरदस्त किताब है हु पेड द पाइपर, CIA एंड द कल्चरल कोल्ड वॉर। तो उसमें आप देखें तो ये सब जो फाउंडेशन है उसके पीछे कहीं ना कहीं CIA का हाथ है। CIA उनके क्रिएशन में CIA फंड कैसे पाक करता है, तो बड़ी वो फैसिनेटिंग सी हिस्ट्री है उन सब फाउंडेशन की। तो हम उसमें गए बगैर इतना कह सकते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट CCF के साथ ये था। अब इनका पूरे जब 70 के दशक में जब ये खुलासा होता है तो जयप्रकाश नारायण अपने मैगजीन एवरीमैन्स वीकली में लिखते हैं कि हम लोगों को पता नहीं था कि इसका क्या, इसके पीछे कौन था। और लेकिन बाद में अब तो सब पेपर्स वगैरह खुल गए हैं, मैंने कुछ पेपर्स खुद देखे हैं शिकागो में। आपको लगता है कि नहीं पता होगा? CIA का हो सकता है पता नहीं हो। देखिए, हमें उसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए। अगर अमेरिका एक पैरानोया में था मार्क्सवाद कम्युनिज्म के खिलाफ, तो जिस तरीके से CCF फंडिंग कर रहा था राइटर्स की, उस तरह से आप देखें तो जो पूरा सोवियत रशिया है वो उसी तरह एक दूसरे खेमे के राइटर्स की फंडिंग कर रहा है, उनको मॉस्को में पढ़ने का, उनको सोवियत लैंड अवार्ड देने का, उनको दुनिया भर के वो, तो समहाउ ये दोनों तरफ ये कंपीटिंग ये है। तो उसको हम क्या करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि एज इफ रशियन मनी वाज बेटर देन द अमेरिकन मनी, इट्स दैट बोथ वे कंपीटिंग फॉर दैट इंटेलेक्चुअल स्पेस। और आप देखें तो कोई लंदन से एक बहुत बड़ी मैगजीन आती थी, बहुत साल तक आती रही, इनकाउंटर, जो कि 70 के दशक में बंद हुई, जबरदस्त। वहाँ स्टीफन स्पेंडर उसके एडिटर थे। और मैं ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हूँ बहुत लोगों को जिनको पता नहीं था। इंडिया में क्वेस्ट मैगजीन आती थी बॉम्बे से, जो कि CCF की पब्लिकेशन थी, और सम ऑफ द बेस्ट राइटिंग, सम ऑफ द बेस्ट पोएट्स you find in Quest. Even while I agree there might have been some funding from, होता ना CCF से कुछ आया हो, ठीक है, लेकिन ये compete कर रहे थे दोनों, ये compete कर रहे थे, लेफ्ट राइट दोनों compete कर रहे थे। लेकिन उस वक्त का जो माहौल था उसमें लेफ्ट का एक डोमिनेंस था, तो आप हमेशा सुनेंगे कॉर्नर करना आसान था, तो आप हमेशा गए के बारे में सुनो। उस तरह की बात, आप जितने लोग रसिया से पैसे ले रहे थे या उनसे जो भी उनको पेट्रोनाइज कर रहे थे, उसके बारे में आप नहीं सुनते हैं। स्कॉलरशिप चल, दुनिया भर की चीजें चल रही, हाँ, हम नहीं सुनते हैं। मेरे यहाँ कैरवन बातचीत की टीम के साथी भी आपसे सवाल चाहते थे कि मैं पूछूं। एक सवाल तो पूछना चाह रहे थे कि एक हिंदी राइटर के बारे में अंग्रेजी में लिखने का क्या मकसद है आपका? पहला मकसद तो ये है कि कोई राइटर जो हिंदी एक लिंक भाषा के रूप में मैं देखता हूँ। जैसे बहुत बड़े राइटर्स हुए मलयालम में और तमिल में, और मेरा हमेशा ही मलाल रहा है कि मैं इन सब भाषाओं को नहीं जानता। अभी जब मैं लोगों को देखता हूँ राग दरबारी को इंग्लिश में पढ़ते तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैंने तो हिंदी में पढ़ा है, या रेत समाधि मैंने हिंदी में पढ़ी है। तो लेकिन वो रेत समाधि हो या राग दरबारी हो, उसको जानने में अंग्रेजी ने ही उसको इतना पॉपुलर किया। तो एक ही लिंक भाषा है। और अगर तो ये अज्ञे को हिंदी में ही बांध के रखना, हिंदी के राइटर थे तो उनकी जिंदगी हिंदी में ही लिखी। और मैं जैसे आपको कह रहा था, जैसे बेंजामिन मोजेस, उन्होंने क्लैरिस लिस्पेक्टर की पूरी जिंदगी, जो ब्राजीलियन राइटर थी, कमाल की राइटर है वो,
और उनको उन्होंने पढ़ना शुरू किया कॉलेज के ज़माने में अमेरिका में, और ट्रांसलेट किया, फिर उनकी जीवनी लिखी कंप्लीटली, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मास्टर बायोग्राफी। इसी तरह आप देखें मार्क्वेज को हम नहीं पढ़ पाते, हम पूरे लैटिन अमेरिकी साहित्य का क्या होता, हम अगर इस भाषाओं में बांधने की बात करते हैं तो क्या होता उसका, और फ्रेंच साहित्य का क्या होता, तो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए। और इनके केस में ये भी था कि आगे जिसको कहते हैं ना, कि मुझे लगा कि अंग्रेजी जगत में भी, मैंने जैसे किसी से बात करता था तो समहाउ पीपल कुड इमीडिएटली रिमेम्बर हु अज्ञे वाज। अच्छा, या मैंने टॉक अबाउट माय अपने जनरेशन। ऑफिस में और इधर हाँ, नहीं होगा वो, मैं मानता हूँ, वही मानता हूँ। जैसे पूरे जो जो लोग अभी 20 साल के हैं या अर्ली 30s में, हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आइडिया ये भी है कि हमेशा वही चीज क्यों परोसा जाए जो मतलब जो सबको, हाँ मतलब थोड़ा टफ भी होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो जानिए अज्ञे के बारे में। मैं भी क्लैरिस लिस्पेक्टर के बारे में नहीं जानता था जब तक मैंने वो बायोग्राफी नहीं पढ़ी, या बहुत सारी जो बायोग्राफी आदमी पढ़ता है देखता है, ये तो कमाल का आदमी है, इसके बारे में हम जानते नहीं। आगे के लास्ट फेज में हम देखते हैं कि थोड़ा सा आपने एक शॉविनिज्म वर्ड भी इस्तेमाल किया, जो हिंदी भाषा के शॉविनिज्म की तरफ झुकाव जाता है, और इसी वजह से आप ये कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश भी हमारे भारत का जो राइट विंग है उसने की, बनिस्बत कि उनके कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारे रहे उस विचारधारा के साथ भी, लेफ्ट की विचारधारा के साथ। तो अज्ञे को हम क्या बोलते हैं, आज की जो पॉलिटिक्स में जिस तरह से उनको एक हिंदू आइकन के रूप में भी देखा समझा जाता है, और जिस तरह के प्रतीक वो इस्तेमाल करते थे राइटिंग में, जो थोड़ा सा टिल्ट तो एक तरह से हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स की तरफ हो जाता है। अगर आज के संदर्भ से देखें, उस समय तो उतना नहीं होगा जब वो ऐसी बातें लिख रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता था कि मतलब आपसे जानना चाहता था कि अज्ञे क्या आज होते तो वो किस तरह से सोच रहे होते, आज की जो समाज है उसके बारे में। अज्ञे भी होते, देखिए अज्ञे का जो सबसे बड़ी खासियत है वो एक लेवल पे वो कभी किसी खेमे के नहीं रहे। लोगों को जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है अज्ञे का कि किसी खेमे में नहीं रहे। उनसे पूछा गया कि आपको किस तरीके से याद किया जाए, तो बोले मुझे एक एनार्किस्ट के रूप में याद किया जाए, मैं किसी पॉलिटिकल खेमे। इनफैक्ट वो एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को, तो वो कहते हैं कि मैं किसी से बहुत क्लोज रहा पॉलिटिकली तो एम.एन. रॉय से रहा, काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी क्लोज रहे एम.एन. रॉय से, उनकी पत्नी से। तो अज्ञे में एक रेस्टलेसनेस थी, वो किसी एक चीज़ को होता है ना अंधभक्ति, वो उन्होंने कभी नहीं की। इसीलिए उनके बहुत रिश्ते भी टूटे अपने दोस्तों से, जो बहुत ये कि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको कहूँगा नहीं, ये नहीं था। तो मुझे लगता है आज अगर अज्ञे होते तो जो भी हो रहा है अभी देश में वो उसके सख्त खिलाफ होते। वो फिट बैठते क्या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स? नहीं बैठते, क्योंकि वो एक सवाल करने का, एक क्वेश्चन करने का उनका वो था। वो साहित्य में जो कि एक ये लांछन अज्ञे पे और निर्मल वर्मा दोनों पे लगाया जाता है कि ये एक टिल्ट हो रहा था। ठीक है, निर्मल वर्मा के बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं उतना मतलब उनके बारे में मैंने उतना शोध नहीं किया है, लेकिन अज्ञे के बारे में कहूँगा एक हिंदूनेस जिसको कहते हैं, इंडियननेस बॉर्डरिंग ऑन हिंदूनेस की एक तलाश है। अज्ञे लास्ट में आप देखें 86 या 85 का है, जब वो उनकी तबीयत बहुत खराब रही और वो बीकानेर गए हैं किसी साहित्य फंक्शन में कहीं गए हैं, और वहाँ पे वो उनसे कोई एक यज्ञ में भी या हवन में भी, वो हवन में भी बैठते हैं थोड़ी देर के लिए पूरे दिन, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये एक नया अज्ञे है, एक तलाश है, लेकिन वो तलाश को ये मान लेना कि वो हिंदुत्ववादी राजनीति को जो अभी हो रहा है, जो पूरे देश में जो एक माहौल है उसके उसका वो कभी भी उसके वो सपोर्ट में नहीं होते, कभी भी नहीं होते। अक्षय, कार्यक्रम का वक्त तो थोड़ा ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा लालच है आपसे और बात करने का। इतनी मोटी किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है, इस मायने में कि आप एक बार पढ़ने के बाद जज्ब कर जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ लगती है, उपलब्धि मुझे लगती है कि ये सिर्फ अज्ञे नहीं है, हिंदी लिटरेचर का भी इतिहास है, हिंदी साहित्य के विकास का भी इतिहास है।
इसको लिखने में कितना वक्त लगा होगा? लिखने में मैं काफ़ी स्लो राइटर हूँ, और मुझे मेरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप रिसर्च के दौरान आप वो जिसको कहते हैं ना ट्रेजर हंट पे आप निकलते हैं, आपको कुछ मिला तो आपने सोचा कि शायद अगर मैं और खोदूँ तो कुछ और मिलेगा, तो उस चक्कर में काफ़ी मेरा वक्त ज़ाया होता है। और मुझे 5 साल सब मिलाकर आप देखें तो लगा इसमें। इसके साथ जी, 5 साल लगा, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डूइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स नाउ। हाँ, 5 साल से ज़्यादा हुआ, अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी 3-4 तो साल। आगे आपके दिमाग में थे कि कभी आगे हमारे दिमाग में फ्रैंकली नहीं थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्वतः होती है, अचानक होती है। मैं कुछ और करने वाला तो बसुधा डालमिया बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, बर्कले में पढ़ाती थी, उनके साथ मैं बैठा हुआ था और जीवनियों की बात हो रही, हाँ जीवनियों की बात हो रही थी। तो मैंने बोला कि आज्ञा पे कोई क्यों नहीं लिखता है, तो उन्होंने बोला कि आप लिखो। तो मैं बोला मैं कहाँ से लिखूं, और कागज नहीं है उनको, मुझे मैं वैसे सुनी सुनाई कहानी किंवदंती पे नहीं लिखना चाहता। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ उनके हैं कागजात। और फिर एक के बाद एक, और ओम थानवी जी आए, और तरह सब ने मिलके, जो होता है ना किताब लिखने में मेरा नाम है, लेकिन इसमें इतने लोगों ने मदद किया, इतने लोगों ने, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता। और इनके दस्तावेज तो, हालांकि आप कह रहे हैं कि 60% दस्तावेज अंग्रेजी में भी जी, हैं, पत्राचार, जी, और आप मूलतः अंग्रेजी के राइटर हैं, तो जी। कितना डिफिकल्ट होता है एक दूसरी भाषा से पढ़कर फिर उसको अंग्रेजी में लेकर? मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं बेसिकली घर में तो मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं मैथिली बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी भी मीडियम में पढ़ा हूँ। तो इतने सालों से अंग्रेजी करते करते आप सोचने लगते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि मैंने 24 साल पत्रकारिता की, अंग्रेजी पत्रकारिता की, तो अंग्रेजी में तो बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत, जिसको कहते हैं, मैं साहित्य से, हिंदी साहित्य से बहुत करीबी जुड़ा रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ तरह तरह की पत्रिकाएं। तो आज्ञा वैसे थोड़े मुश्किल तो हैं आज्ञा खुद, इसीलिए आप देखेंगे मैंने दुनिया भर के ट्रांसलेटर, जो बड़े कवि हैं, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, रंजीत होसकोटे, अखिल कट्याल, त्रिशा गुप्ता, दुनिया भर के लोगों से मैंने मदद ली कि आप ट्रांसलेट कर दीजिए, आशुतोष भारद्वाज, तरह तरह के लोगों से, सब मित्र हैं। तो मैंने बोला कि आप कोई ट्रांसलेट कर, पहली कविता आप देखें रंजीत ने ट्रांसलेट की, क्योंकि मुझे लगा कविता ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है, तो ये कवि ही समझ सकता है कवि की भाषा, तो वो मैंने किया। मैं अब एकदम आखिरी सवाल है, मैं, आपने अंग्रेज़ी में लिखा है, उतना अच्छा अनुवाद तो नहीं होगा मेरी हिंदी में, लेकिन वो इस तरह की बात है कि जब कभी भी आधुनिक हिंदी साहित्य पत्रिकाओं का इतिहास लिखा जाएगा तो कहानी होगी तीव्र जुनून की, बाजारी ताकतों और सेक्शनल झगड़ों की बेदी पर बलि चढ़ जाने की। मतलब पैशन है हिंदी पत्रिका, और आप ये आज्ञा के संदर्भ में भी वो बार बार पत्रिका निकालते हैं, बार बार वो फैक्शनलिज्म में फंस के बर्बाद हो जाती है। अभी क्या है उसकी हिंदी? अभी देखिए उतना घुसपैठ नहीं, लेकिन मैं दोस्तों से जो सुनता हूँ, मेरे मित्र हैं जो कुछ पत्रिका चलाते हैं, कुछ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप देखें तो फैक्शनलिज्म की जहाँ तक बात है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया अभी। और इसका सबसे बड़ा आपको मैं एग्जांपल दूं, जब गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला, रेत समाधि को, तो जो सबसे ज़्यादा जो आलोचना मैंने सुना वो हिंदी साहित्य वालों से सुना, कि वो ग्रामर का ऐसी की तैसी करती हैं, तो एक्सपेरिमेंट करती हैं। तो जहाँ सबको खुश होना चाहिए था कि ये भाषा के लिए बहुत बड़ा रिकग्निशन है, इससे और लोग इस तरह का काम करेंगे। तो फैक्शनलिज्म अब उस तरह का भी हिंदी में टावरिंग पर्सनालिटी भी नहीं रहे, जो बड़े, जो एक ज़माना था कि आज्ञा से लेके दिनकर और पंत और निराला सब एक साथ एग्जिस्ट करते थे, अब वो ज़माना नहीं रहा। हिंदी में बहुत उभरे, बहुत कथाकार और गीतकार और कवि कवयित्री आ रहे हैं, लेकिन अभी वो ज़माना नहीं रहा जो हिंदी साहित्य का पीक। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैं सुनता हूँ, अभी तक वो फैक्शनलिज्म और ये सब वो बंद नहीं हुआ है, अभी भी है। हिंदी साहित्य का पीक नहीं रहा कह रहे हैं, और जबकि जो सरकार वर्तमान में वो बहुत हिंदी, एक शॉविनिज्म जैसी है, उसके बावजूद भी हिंदी की क्योंकि ये सरकार जैसे हर चीज एक सिंबलिज्म है, उस तरह हिंदी के लिए रोना भी इनके लिए एक सिंबलिज्म है, संस्कृत के लिए रोना भी एक सिंबलिज्म है। वो सिंबलिज्म जिसको एक कहते हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। तो जो करना चाहिए साहित्य के लिए, अगर किसी को अगर साहित्य के लिए करना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछें तो वो बनारस में जाके नागरी प्रचारणी सभा लाइब्रेरी का हालत देख ले, वहाँ देख ले और फिर बताए कि उसको क्या करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है और उसका बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है।
हिंदी की जितनी लाइब्रेरियां हैं उसको पहले आप ठीक कर लीजिए तो बहुत उससे फायदा होगा हिंदी के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अक्षय। धन्यवाद। उम्मीद है ये किताब लोग पढ़ें, आगे को जाने, नई जनरेशन भी जाने और बाद वाले भी समझें उन्हें। ये हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।